हेलो दोस्तों। आर के लर्न स्टूडेंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज मैंने आपकी स्टार्ट करी थी बिजनेस स्टडी की हिंदी मीडियम में 11वीं कक्षा वालों के लिए और सीबीएसई का सिलेबस ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसी सीरीज में आपकी अगली एक्सरसाइज यानी कि अगले चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले की जो दो चैप्टर्स अगर उनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और नोट्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 यानी कि पहली एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे कि निजी क्षेत्र क्या होता है और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। वैसे इन दोनों के बारे में जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था, थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई थी उसमें भी, कि निजी क्षेत्र कैसा होता है और सार्वजनिक क्षेत्र कैसा होता है। इस चैप्टर में हम इनको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि निजी क्षेत्र क्या होते हैं। इसका अभिप्राय व्यवसाय के क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत निजी व्यक्तियों अथवा समूहों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। कहने का मतलब वह है कि निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कि निजी व्यक्ति और उसके समूह से संबंधित व्यवसाय उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला है लाभ उद्देश्य। किसी भी निजी क्षेत्र का कोई भी व्यवसाय हो, उन सबका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ठीक है। अगला है निजी स्वामित्व। क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्वामित्व होता है वो पूर्ण क्या होता है? निजी होता है। मतलब इसको जो चलाते हैं, इसके ऊपर जिसका अधिकार होता है वो निजी लोगों का होता है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला है लाभ सफलता की कसौटी। निजी क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता लाभ की मात्रा से मापा जाता है। मतलब कि निजी क्षेत्र में अगर कोई व्यवसाय है तो वो कितना सफल है, यह किस पर निर्भर करेगा? यह उस कंपनी के लाभ पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा लाभ, वो उतनी ही सफल कंपनी मानी जाती है। लेकिन अब इसके सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके साथ साथ उनको सामाजिक उत्तरदायित्व भी क्या हो रहा है, इनका बढ़ता जा रहा है। इनको समाज के लिए भी कुछ करना पड़ता है नए कायदे कानून के हिसाब से। अगला है निजी प्रबंध। इसका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामी द्वारा किया जाता है। कंपनी की दशा में अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मंडल व्यवसाय की देखरेख करता है। निजी प्रबंध, निजी व्यवसाय में खुद के स्वामी ही इसका क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं। और अगर निजी कंपनी है तो कंपनी में फिर अंशधारी जो होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन मनोनीत किए जाते हैं? संचालक मंडल मनोनीत किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? व्यवसाय की देख रेख करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ पर। अगला है कम राजनीतिक हस्तक्षेप। ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें क्या होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, कम होता है। अब देखते हैं हम निजी उपक्रमों के प्रारूप, आखिरकार इनके प्रारूप कैसे होते हैं। तो निजी क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक संगठनों को वैधानिक दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। पहला गैर निगमित और दूसरा निगमित। तो जो निजी उपक्रम होते हैं, निजी संगठन होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, गैर निगमित और निगमित। तो आइए जानते हैं आखिरकार होते क्या हैं। गैर निगमित संगठन, इस श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक संगठनों को बिना किसी पंजीकरण के शुरू किया जा सकता है। इनको प्रारंभ करने के लिए किसी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, गैर निगमित संगठन वो संगठन होती है जिनको शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी अधिनियम से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। बिना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के इसको शुरू किया जा सकता है। निगमित संगठन, इस श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक संगठनों को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न व्यवसायों से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है तथा इन अधिनियम द्वारा ही इनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो निगमित संगठन है, इसको शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाना आवश्यक है। और उससे संबंधित जो भी अधिनियम है उसकी वहां पर क्या है, उसकी अनुमति वहां पर लेनी पड़ती है और इन्हीं अधिनियम के अंतर्गत ही इनके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। तो ये गैर निगमित संगठन और निगमित संगठन होते हैं। मैं आशा करता हूं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ताकि जिससे मुझे पता चल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे
निजी संगठन के स्वरूप के। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व नाम से ही पता चल रहा है। एकाकी व्यवसाय में जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ठीक है, यही व्यक्ति इसमें पूंजी लगाता है, उसका प्रबंधन करता है, जोखिम उठाता है तथा संपूर्ण लाभ हानि का दायित्व भी इसी का होता है। एकल स्वामित्व मतलब कि इसका एक ही स्वामी होता है, जो भी करता धरता है सब कुछ यही करता है, लाभ हानि जो भी होता है सब कुछ इसी का होता है। तो ये क्या है, निजी उपक्रम का क्या है, प्रारूप है। ठीक है, पिछले जो एक्सरसाइज थी दूसरे चैप्टर में तब मैं करवा रहा था, तो उसमें बताया था मैंने कि किसी भी व्यवसाय के प्रारूप को जब चुनना हो तो किस तरीके से चुना जाता है। उन प्रारूपों में मैंने इन सभी के बारे में बताया था, जैसे एकल स्वामित्व, तो अगला है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इन सभी के ऊपर मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आप दोबारा से उसको रिविजन कर सकें। ठीक है, जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तथा व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं तो इससे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वह व्यवसाय होता है जो कि एक ही परिवार के सदस्य चलाते हैं। ठीक है, उसे पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाया जाता है और इनका मुखिया मतलब इनका जो इस व्यवसाय का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो इस परिवार का मुखिया होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। अगला है साझेदारी। इसको भी मैं पीछे बता चुका हूँ, इसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति होने चाहिए। समझौते के आधार पर यह साझेदारी मतलब किसी भी आप हो एक और कोई दूसरा व्यक्ति, अगर आपने आपस में कोई समझौता कर लिया व्यवसाय करने का तो वो व्यवसाय नहीं, वो साझेदारी होगा। व्यवसाय तो होगा लेकिन वो साझेदारी के अंतर्गत व्यवसाय होगा। ठीक है, और इसके जो भी लाभ हानि होंगे वो आपस में आप बांट लेंगे। ठीक है, तो ये साझेदारी होता है। अगला है संयुक्त साहस। व्यावसायिक संगठन के इस स्वरूप के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक विशेष कारोबार को अस्थायी रूप से चलाते हैं और लाभ हानि को सभी संयुक्त उपक्रमी पूर्व निर्धारित अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अस्थायी रूप से चलाते हैं, मतलब अस्थायी रूप से चलाते हैं मतलब कोई स्थायी नहीं होता, जब मन कहे तब बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो लाभ हानि होता है वो पहले से उनकी अनुपात निर्धारित होती है, किसको कितना रेशियो में लाभ मिलना है, तो उसी लाभ हानि के रेशियो में ही वो अपने लाभ हानि को बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त साहस कहलाता है। अगला है सहकारी उपक्रम। सहकारी उपक्रम यह एक ऐच्छिक संघ के रूप में होती है जिसका प्रारंभ इनके सदस्यों की सेवा करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये क्या होता है, एक ऐच्छिक संघ होता है जिसका प्रारंभ व्यक्तियों की सेवा करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना होता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, निजी क्षेत्र के उपक्रम कैसे होते हैं। ठीक है, किन किन को चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पहले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं। आइए थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसका अभिप्राय व्यवसाय को उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वामित्व वाले व्यवसाय सम्मिलित होते हैं। इसमें वह व्यवसाय शामिल होते हैं जो सार्वजनिक होते हैं। ठीक है, उसी को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। क्या विशेषताएं हैं इसकी, सार्वजनिक स्वामित्व। सार्वजनिक स्वामित्व का मतलब आपको पता लग रहा है, जैसे उसमें एकल स्वामित्व है, इसमें सार्वजनिक स्वामित्व है। सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व या तो पूर्णतः केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के पास संयुक्त रूप से होता है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास कुल अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग होना चाहिए। अगर कोई सार्वजनिक उपक्रम है, अगर उसमें निजी कंपनी भी भागीदारी होना चाहती है तो निजी कंपनी की कितनी होगी, उसमें अंश पूंजी में शेयर्स कितने होंगे, सार्वजनिक से कम होंगे। मतलब उसमें सरकार के जो पूंजी होगी वो ज़्यादा होगी और निजी वालों की कम होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें निजी क्षेत्र भी सार्वजनिक स्वामित्व में शामिल हो सकता है। ठीक है, दूसरा है राजकीय नियंत्रण। राजकीय का मतलब भी सार्वजनिक ही होता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। कुछ उपक्रमों की स्थापना सरकार अपने विभागों के अंतर्गत करती है, जिसे जैसे कि डाक तार सेवाओं को भारतीय डाक तार विभाग को सौंप दिया गया है। जैसे डाक तार सेवा, ठीक है, ये भारतीय डाक तार विभाग को सौंपा गया, जिसका संचालन कौन करता है, संचार मंत्रालय करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक
उपक्रमों पर, व्यवसायों पर सार्वजनिक ही नियंत्रण रहता है। ठीक है, सरकारी नियंत्रण रहता है। अगला है वित्तीय स्वतंत्रता। सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग सभी वित्तीय आवश्यकताएं सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक उपक्रमों में जितनी भी वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं वो सरकार की पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती है, मतलब सरकार उनमें इन्वेस्ट करती है तब वो जाकर पूरी होती हैं। लेकिन आजकल सरकार की उदार नीतियों के कारण सरकारी उपक्रमों को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनता से वित्त प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई, जिससे क्या हो गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता हो गई है। अब वो किसी से भी वित्त ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सरकार से ही लें, वो आम जनता से भी ले सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लेते हैं? अपनी कंपनी के शेयर्स जनता को बांट कर देकर, ऋण पत्र देकर, इन सब से वो क्या करते हैं? वित्त प्राप्त करते हैं। अगला है सेवा उद्देश्य। इन उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज की सेवा करना होता है। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायिता। निजी क्षेत्र के उपक्रम अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों और विशेष रूप से अपने स्वामियों के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। निजी क्षेत्र में क्या होता है? अगर उसकी प्रगति हो रही है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? कुछ लोग होंगे और विशेष रूप से उनके जो स्वामी होंगे वही होते हैं उनके उत्तरदायी। ठीक, लेकिन राजकीय उपक्रम न केवल सरकार की बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है। मतलब जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो सरकार के नहीं, जनता के प्रति भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन उपक्रमों की सफलता एवं असफलता के बारे में संसद विधानसभा में टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जनता ने जिन भी प्रतिनिधि को चुना है वो व्यवसाय के सफलता और असफलता के बारे में संसद या तो विधानसभा में चर्चा कर सकते हैं। आखिरकार सफल हुए तो कैसे हुए और असफल हुए तो क्यों हुए। ठीक है, ये तो थी हमारी सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएं। अब इसके प्रारूप भी होते हैं, आइए देखते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप भी कैसे होते हैं। पहला है विभागीय उपक्रम। इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसका संचालन एक सरकारी विभाग के रूप में संबंधित मंत्री के निर्देशन में किया जाता है। ठीक है, तीन प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों के जो प्रारूप होते हैं वो तीन होते हैं: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। ये तीन होते हैं जो कि क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप हैं। तो पहला पढ़ा हमने विभागीय उपक्रम। इसमें क्या होता है? इसमें सार्वजनिक उपक्रम मतलब कि इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसका संचालन, इसमें वह सरकारी यानी कि सार्वजनिक उपक्रम आते हैं जिनका संचालन एक सरकारी विभाग के रूप में संबंधित मंत्री के निर्देशन से किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जिसका संचालन सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, मेन बात यहाँ पे ये समझ लो कि विभागीय उपक्रम वह सार्वजनिक उपक्रमों का एक प्रारूप है जिसका संचालन सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। अगला है वैधानिक निगम। इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी स्थापना संसद विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। जो वैधानिक निगम है यह एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना संसद या तो विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। मतलब कि जब तक संसद या विधानसभा द्वारा कोई अधिनियम ना दिया जाए तब तक इन उपक्रमों की स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे कि LIC, RBI, IDIB। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IDIB इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको केवल 3 बताई हैं जिससे कि आपको क्या है समझ में आ जाए कि ये वो क्या है सार्वजनिक उपक्रम है जिनकी स्थापना संसद या तो विधानसभा के किसी विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी होती है जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया एयरलाइंस, एयर इंडिया। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो कि क्या है सार्वजनिक उपक्रम है जिनकी स्थापना अधिनियम द्वारा की जाती है जो कि संसद या तो विधानसभा द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगला है सरकारी कंपनी। इसका अभिप्राय प्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसका चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अंशतः केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास हो। इनका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। यह 2 प्रकार की होती है, पहली पूर्ण स्वामित्व वाली, दूसरी मिश्रित स्वामित्व वाली। ठीक है,
सरकारी कंपनी पीछे ही मैंने बताया था कि कम से कम 51% भाग सरकार के पास होना चाहिए, और इसमें निजी स्वामित्व भी शामिल हो सकता है, लेकिन 51% कम से कम शेयर सरकार के होने चाहिए। ठीक है, अब वो 51% या तो पूरे के पूरे केंद्रीय सरकार के पास हो सकते हैं या तो राज्य सरकार के पास, या ये 51% शेयर भी केंद्रीय और राज्य सरकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और इनका सरकारी कंपनियों का स्थापना पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम एक्ट 1956 के अंतर्गत किया जाता है, और यह भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण स्वामित्व वाली और मिश्रित स्वामित्व वाली। पूर्ण स्वामित्व वाली वह उपक्रम होती है जिन पर पूरा पूरा नियंत्रण सरकार का होता है, और मिश्रित स्वामित्व वाली कंपनी संगठन उपक्रम वह होती है जिसमें जिसमें क्या होता है कि जिसमें सरकार के साथ साथ जनता भी भागीदार होती है। ठीक है, जिसमें सरकार के साथ साथ जनता भी भागीदार होती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मिश्रित स्वामित्व वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप पढ़ लिए। आइए अब आगे चलते हैं। अब है मिश्रित क्षेत्र। मिश्रित क्षेत्र नाम से ही समझ में आ रहा होगा कुछ, ज्वाइंट सेक्टर जिसे कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर। इसका अभिप्राय व्यवसाय को उस क्षेत्र से जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उपक्रम साझेदार होते हैं। मतलब कि सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर क्या करते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, उसी को हम मिश्रित क्षेत्र कहते हैं। इस तरह के उपक्रमों का प्रबंधन एवं संचालन निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। मतलब कि ऐसे जो भी उपक्रम होते हैं उनका प्रबंधन और उनका संचालन निजी क्षेत्र करता है, लेकिन सरकार संचालक मंडल में अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके इन पर नियंत्रण करती है। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके के उपक्रमों का प्रबंधन और संचालन निजी क्षेत्र करता है, लेकिन इन पर नियंत्रण सरकार करती है। ठीक है, केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार इन कंपनियों में अंश पूंजी का बंटवारा निम्न प्रकार से होना चाहिए। मतलब कि इनमें जो अंश होते हैं, अंश पूंजी, उनका बंटवारा केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, उन केंद्रीय सरकार के निर्देशन द्वारा किया जाता है। और वो निर्देशन किस प्रकार है, तो इस प्रकार है। सरकारी के लिए सरकार अंश पूंजी कितनी होगी, 26%। मतलब सरकार की इसमें अंश पूंजी 26% होगी, निजी क्षेत्र की 25% होगी, और जनता की 49% इसमें शेयर होंगे। ठीक है, मतलब सरकार और जनता के ज़्यादा होंगी, निजी के उपक्रम के कम होंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जनता के होंगे, 49% शेयर्स जनता के होंगे, 26% सरकार के और 25% निजी उपक्रम के। तो इस अनुपात में क्या होता है, अंश पूंजी का बंटवारा होता है। यह मिश्रित क्षेत्र होता है। ठीक है, मिश्रित क्षेत्र में तीनों चीज शामिल होती हैं, सरकार, निजी और उपक्रम, और मतलब जनता। ये तीनों ही जहां पर मिलकर करते हैं कार्य, वही आपका मिश्रित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा कि क्या होता है मिश्रित क्षेत्र। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में आपको हमेशा पूछा जाएगा, सार्वजनिक और निजी उपक्रम में अंतर। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रम में अंतर 100% 5 नंबर या तो 3 नंबर का पूछा ही जाता है। सबसे पहले देखते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है। तो सार्वजनिक उपक्रम का उद्देश्य समाज को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना होता है, और लाभ अर्जित करना इनका दूसरा उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना और दूसरा लाभ अर्जित करना। निजी उपक्रम का क्या होता है, लाभ कमाना ही एक ही उद्देश्य होता है इनका, वो भी लाभ कमाना होता है। इनका स्वामित्व कैसा होता है, तो सार्वजनिक उपक्रम का स्वामित्व पूर्णतः अथवा अंशतः सरकार का होता है। मतलब पूरी तरीके से या तो अंश तरीके से सरकार का ही इसके ऊपर नियंत्रण होता है, स्वामित्व होता है। निजी उपक्रम का पूर्णतः निजी होता है, इसका स्वामी खुद ही वहां के स्वामी होते हैं। ठीक है, संगठनों का स्वरूप कैसा होता है देख लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रम का, इसके मुख्य स्वरूप विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी आदि हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम के स्वरूप जो मैंने पीछे बताए थे 3, वहीं ये 3 इसके क्या है, स्वरूप है। निजी के मैंने क्या बताए थे, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समितियां, ये सारी क्या है, निजी उपक्रम के स्वरूप हैं। वित्तीय संसाधन, सार्वजनिक उपक्रम में क्या होता है, संपूर्णतः या अधिकतर पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है। ठीक है,
जो भी सरकारी उपक्रम होता है इसमें पूरा ही या तो संसाधन सरकारी होगा या तो अधिकतर ज़्यादातर सरकार का होता है, ठीक है। और निजी क्षेत्र में पूरी की पूरी निजी विनियोगकर्ताओं द्वारा की जाती है। इसमें जितनी भी पूंजी लगाई जाती है वो सभी निजी विनियोगकर्ताओं द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। प्रबंधन कैसा है इनका, तो सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंधन सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारियों की सहायता से किया जाता है। मतलब कि इसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है सार्वजनिक उपक्रम का। और निजी उपक्रम का, इसका प्रबंधन स्वयं व्यवसाय के स्वामियों तथा अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब कि निजी उपक्रम का प्रबंधन निजी स्वामियों द्वारा किया जाता है और सरकारी उपक्रम का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। तो यह कुछ सरल भाषा में मैंने आपको इनमें जो डिफरेंसेस है वो समझाने की कोशिश करी। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट कर देना, ताकि जिससे मुझे पता चल सके कि कोई कमी अभी रह गई है। अगर अभी तक कोई भी समझ में ना आए हो तो क्या करना है, कमेंट कर देना है नीचे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और पीडीएफ चाहिए नोट्स के तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आप इंस्टेंटली आपके कन्फ्यूजन के सोल्यूशन चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप मेरे से इंस्टेंटली जुड़ सकते हैं और अपने सोल्यूशंस पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। और कमेंट कर देना अगर कुछ भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ अगली एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।